अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण मिस्त्री और मैं हूं लियाकत। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे खत को पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है। तर्जुमान के इजलास से खिताब में कहा कि खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शेयर कर सकते हैं। खत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। इसका ताल्लुक बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद से है। वजीर आजम ने कहा कि काफ लीग को वजारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया है। PTI और काफ लीग मिलकर नून लीग का मुकाबला कर सकते हैं। उस्मान बुज़दार ने बाइज्जत तरीके से वजारत आला की कुर्बानी दी। BAP अरकान जल्द वापस आ जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी उसको मरोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। पता है कि ये साजिश हो रही है, लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। खत पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकते। अपोजिशन को स्पीकर पर एतमाद नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें धमकियां में इस खत पर ब्रीफिंग दी गई। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने तर्जुमानों को धमकियां में इस खत का मामला उजागर करने की हिदायत की। साथ ही ये खत पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी। खत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ये तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले मिला। इसका बराह रास्त ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद से है। वजीर आजम ने कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। जल्द बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन की वापसी होगी। आइंदा चंद रोज में तमाम तर सूरत-हाल वाज़ेह हो जाएगी। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने तर्जुमानों के सवालात पर कहा कि काफ लीग को वजारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया है। PTI और काफ लीग मिलकर ही नून लीग का मुकाबला कर सकते हैं। बड़े मकसद के हुसूल के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करने पड़ते हैं। उस्मान बुज़दार ने बाइज्जत तरीके से वजारत आला की कुर्बानी दी। उन्होंने PTI के मंशूर को एहसन तरीके से आगे बढ़ाया। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब में बैरूनी साजिश का इंकशाफ किया था और अवाम के सामने खत लहराया था। हुकूमत ने धमकी आमेज मरासला अलस्करी क़यादत से शेयर कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि ये खत चीफ जस्टिस को भी दिखाने के लिए तैयार है। इस मरासले में बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। इमरान खान की जान को खतरा है। धमकी आमेज खत के मरकजी किरदार नवाज शरीफ है। ये मरासला सिर्फ आला फौजी क़यादत को दिखाया गया। चंद अहम वज़रा को भी इसका पता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पहले भी कहा था नवाज शरीफ को बाहर जाने ना दें। ऐसे लोग बाहर जाकर आलमी एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं। एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ शेयर किया गया है। ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। वो हकीकत है और मैं खुद उसको देख चुका हूँ। वजीर आजम को मिला धमकी आमेज खत किसने भेजा, ये अवाम के लिए अभी तक राज है। लेकिन इस मरासले के पीछे कौन है, वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। इसके अंदर किरदार कौन कौन है उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे हुए, वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं और वो भी वजीर आजम जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने बताया वजीर आजम को मिला खुफिया खत अस्करी क़यादत तक पहुंचा दिया गया है। जो शेयर किया गया है ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना के भी ज्यादातर तकरीबन तमाम ही आप समझ ले मेंबर्स जस्ट कुछ ही हैं जिनके साथ जिनको पता है इस मरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है। असद उमर ने कहा मरासले की तारीख तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कबल की है। इस खत को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने भी पेश करना चाहते हैं। मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। वजीर आजम ने कहा कि ये आज मैं कौम के सामने उनके बिहाफ पर ये ऐलान जरूर करूं कि अगर इसकी जरूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है तो कम से कम वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए।
اسد عمر نے کہا وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے. دھمکی آمیز خط کے مرکزی کردار نواز شریف ہے. میں اس خط کو دیکھ چکا ہوں, یہ حقیقت میں موجود ہے. اس کے اندر جو پرنسپل کیریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے, ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے, وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا. ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں, میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں پہلے بھی کہا تھا نواز شریف کو باہر جانے نہ دیں. ایسے لوگ باہر جا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو, کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوٹ بن جاتے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ بن جاتے ہیں. اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں. اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے, لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ مراسلہ ایک قومی راز ہے. اس خط کا تعلق براہ راست ہماری خارجہ پالیسی سے ہے. وزیر اعظم نے پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ ووٹنگ ڈے پر اجلاس میں کوئی شرکت نہیں کرے گا. کوئی رکن ووٹنگ والے دن ایوان میں موجود نہیں ہوگا. اپڈیٹ لیں گے, آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان, بتائیے گا اس خط میں کیا ہدایات دی گئی ہیں پی ٹی آئی اراکین کو؟ جی بالکل, وزیر اعظم عمران خان نے بطور چیئرمین پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کو احکامات جاری کیے ہیں, اور وزیر اعظم نے تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے دن کے حوالے سے احکامات جو جاری کیے ہیں اس میں کہا گیا ہے تمام ارکان کو انفرادی طور پر بھی احکامات جاری کیے ہیں. وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کو ووٹنگ والے دن اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور وزیر اعظم کا مزید اس میں کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن اسمبلی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن ایوان میں موجود نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ ریحان آپ کا. دھمکی آمیز خط کو پارلیمان میں لایا جائے, مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا مطالبہ. کہا اگر عسکری قیادت نے خط دیکھا ہے تو قومی سلامتی کمیٹی کو دیا جائے. اگر یہ بات ہوئی تو پوری پارلیمان کو اعتماد ملیں گے. شاہد خاقان نے کہا یہ خط عدم اعتماد کے دوران ہی کیوں آیا؟ آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے خارجہ پالیسی داؤ پر نہ لگائیں. کسی نے دھمکی لکھی ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کر آئیں, پارلیمان میں لے کر آئیں, ہم سب مل کر یہ جو بیرونی خطرات ہمارے ہیں, جو ہم پر لوگ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. جو وزیر اعظم, جو کابینہ کے ممبران عدم اعتماد سے بچنے کے لیے ملک کی سلامتی کے معاملات کو داؤ پر لگا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مریم نواز نے وزیر اعظم کے خط کے حوالے سے بیان پر تنقید کی اور اپنے ٹویٹ میں انہیں سابق وزیر اعظم لکھا اور کہا کہ آپ تو سب سے بڑے عالمی لیڈر تھے, یہ اچانک کیا ہو گیا کہ آپ کے خلاف سازش ہو گئی؟ آپ سبز ہلالی پرچم پر 35 ٹانکے مت لگائیں. وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں رہنماؤں کو اعتماد میں لیا. وزیر اعظم کی پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات میں اہم امور پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی اجلاس میں پارٹی سینئر قیادت اور وفاقی وزراء نے شرکت کی. تحریک عدم اعتماد اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. وزیر اعظم کو اتحادیوں سے رابطے اور پیش رفت اور حکومتی وفد کی ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات پر بریفنگ دی گئی. اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر حکومتی حکمت عملی اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کے پیش نظر صورتحال پر تبادلہ ہوا. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے پر وزیر اعظم نے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا. وزیر اعظم نے عمران خان سے پرویز الہی اور مونس الہی نے وزیر اعظم ہاؤس میں اہم ملاقاتیں کی. ملاقات میں موجودہ سیاسی منظرنامے اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق امور پر بھی مشاورت کی گئی. وزیر اعظم سے مسلم لیگ نون کے اراکین پنجاب اسمبلی اشرف انصاری اور فیصل نیازی نے بھی ملاقات کی. بلوچستان سے منتخب ایم این اے اسلم بھوتانی نے حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتے. نمبرز ہمارے پاس ہیں, اپوزیشن جسے نامزد کرے گی وزیر اعلیٰ وہی ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا کہ کراچی کی ترقی کے لیے ہمیں ایم کیو ایم کے ساتھ دیرپا تعلقات قائم کرنے ہیں.
बलूचिस्तान से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली असलम बोतानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क को बचाने की गर्ज से हमने काफ लीग को भी दावत दी। वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे कि मालूम नहीं उन्हें क्या हुआ कि वो कहीं और चले गए। काफ लीग तंग नजर है, परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकते। उनका रवैया तब्दील करना समझ से बालातर है। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। आसिफ जरदारी ने कहा कि वजीर आला पंजाब के लिए नंबर्स हमारे पास हैं, हुकूमत के पास नहीं। जिसे अपोजिशन नामजद करेगी वजीर आला पंजाब वही होगा। समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, बाकी सियासत खेलना सबका काम है। उनकी थोड़ी सी तंग नजरी है, परवेज इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो पीटीआई उनको बना नहीं सकती, वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। कबल अजीज जमहूरी वतन पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खान साहब की आदत है झूठे इल्जामात आयद करना। अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स पूरे थे और अब उससे भी ज्यादा हैं। MQM का एक मुतालबा नहीं है, हम आज भी उनके किसी मुतालबे से इनकार नहीं कर रहे। कराची की तरक्की के लिए हमें MQM के साथ देर पर ताल्लुकात कायम करने हैं। आज तक मैं उनके कोई ना दबान पे इनकार कर रहा हूँ और साथ साथ ये भी इस पे भी जोर दे रहा हूँ कि हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। असलम बोतानी ने कहा कि मैं अपोजिशन नहीं बल्कि आसिफ जरदारी के साथ हूँ। उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। आसिफ जरदारी जहाँ हैं मैं भी उनके साथ हूँ। आसिफ जरदारी का हुक्म हुआ तो मैं हाजिर हूँ। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने खानदान में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। अपने बयान में चौधरी शुजात का कहना था कि तमाम सियासी फैसले उनकी मुशावरत से हुए, तमाम फैसलों को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है। खानदान और जमात एक ही पेज पर है। नौजवानों पर इल्जाम लगाना और शक करना गलत बात है। पैसे के लेन देन के लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि MQM का वोट हतमी फैसला करेगा। ख्वाहिश और उम्मीद है मुत्तहिदा हुकूमत का साथ दे। हार जीत सियासत का हिस्सा है, लेकिन कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। काफ लीग ने अहसन फैसला किया। शुजात भाइयों जैसे हैं। उस्मान बुजदार के इस्तीफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। पिंडी के लोग जिम्मेदार हैं। MQM का फैसला बड़ा फैसला कौन होगा? मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि MQM भी हमारे साथ आए। जीत हार तो देखें सियासत में होती रहती है, लेकिन एक बात तय है कि कौम आज इमरान खान के साथ है। आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा। पाकिस्तान की सियासत में काफ लीग ने कल एक बहुत अच्छा कदम किया है। शुजात बड़े भाइयों जैसा है। गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करेंगे रेजिग्नेशन का, बुजदार साहब का। पिंडी जो है वो पिंडी है और वो जिम्मेदारान लोग हैं और वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ हैं और पाकिस्तान के मामलात को वो समझते हैं। अगर उन्होंने एक गैर जानबदारी का मुजाहरा किया तो अच्छी बात है, इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब में अदम एतमाद परवेज इलाही की यकीन दहानी पर लाए। परवेज इलाही ने हमारी वजारत आला की ऑफर कबूल की थी। पहली बार चौधरी साहिबान ने ऐसा रवैया अख्तियार किया। ऐसा करने के बाद परवेज इलाही PTI के वोटों से वजीर आला नहीं बन सकते। जो क्यू लीग है उनके साथ जो मुलाकातें होती रही हैं, आखिरी मुलाकात हुई उनसे, बाकायदा हमने उनकी ऑफर को तस्लीम किया। चौधरी साहब ने बाकायदा एक्सेप्ट किया। चौधरी साहब ने बाकायदा ख्वाजा साद रफीक साहब का मेरा शुक्रिया अदा किया, दुआ खैर हुई और उसके बाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें ये पता चलते ही ये असेंबली तोड़ देंगे, तो इसलिए आप सुबह ही अदम एतमाद की तहरीक जो है बुजदार के खिलाफ जमा करवा दें। हमने कहा जी ठीक है, जब आपसे बात हो गई है तो हम करवा देते हैं। तो सुबह 9:30 बजे जो है वो तहरीक जमा होनी थी। वहाँ पे जिन दोस्तों के जुम्मे लगाया गया वो थोड़ा लेट हो गए। 9:31 पे चौधरी साहब का फोन कि जी वो जमा नहीं हुई अभी तक, और उसके बाद वो 9:45 बजे जो है वो जमा हुई और उसके बाद पता चला कि चौधरी साहब ने जो है जाके हुकूमत से बात की है
वैसे चौधरी साहबान की सियासत में ये पहला वाकया है, जो मेरा ख्याल है कि चौधरी मोनस अलाई साहब की वजह से ऐसे हुआ है, वरना चौधरीयों ने कभी ऐसे फैसले जो है वो किए नहीं है इससे पहले। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में बाहर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि लोगों को डॉलर्स और पाउंड्स की चमक से मुतासिर किया जा रहा है। अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। बहुत बड़े पैमाने पे बाहर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। जब छांगा मांगा था तब सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी था, लेकिन आज डॉलर चल रहे हैं और पाउंड्स चल रहे हैं। डॉलरों और पाउंडों की चमक से जिन लोगों को मुतासिर किया जा रहा है, हमारी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। हम सरप्राइज देंगे, जिस तरह से मैं पहले कहता रहा हूं पिछले हफ्ते में, और आपने 4 सरप्राइजेस देख भी लिए। काफिले के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, हम उनके लिए पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन बड़े वोट के हवाले से चौधरी शुजात से 3-4 माह पहले छुट्टी ली थी। मैं अपना वोट अपोजिशन के हक में डाल रहा हूं। तारिक बशीर चीमा आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। वजारत आला के लिए परवेज इलाही साहब हैं, बन पाएंगे नहीं? परवेज इलाही साहब के कैंडिडेट हैं, हम पूरा जोर लगाएंगे उनके लिए, पूरी कोशिश करेंगे, और जितना जो कुछ हमारे बस में होगा इंशाअल्लाह ताला हमारी स्ट्रगल में कोई कमी नहीं होगी। बाकी ये जो ऊपर वाला वोट है अज़्म एतमाद वाला, ये क्योंकि 3-4 माह पहले मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से इस बात की छुट्टी ली थी कि मैंने आज के बाद ये जो ईवीएम का वोट था, मैंने कहा था कि इसके बाद मैं वोट नहीं डालूंगा, और वो मैंने वादा याद करा के मुझे छुट्टी मिल गई है। एक बात में हकीकत है कि मैं अपना वोट अज़्म एतमाद के हक में डाल रहा हूँ, अपोजिशन के हक में डाल रहा हूँ, बस। वज़ीर आज़म को मिले धमकी आमेज खत के हवाले से नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि आइन की पासदारी के लिए पार्लियामान है, और आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान बैरूनी ताकत के हाथों हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है। हम तो आइन के खिलाफ काम को जंग समझते हैं। मुसद्दिक मलिक आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। और भाड़े के टट्टुओं का काम क्या होता है और करेंगे क्या? यानी आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी और मुल्क ने साजिश की आपके मुल्क के खिलाफ, आपका मुल्क है क्या? आइन है, और उस आइन की पासदारी के लिए क्या है? पार्लियामान है। और आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान साजिश कर रही है आइन को सबवर्ट करने की, और साजिश कर रही है किसी बैरूनी ताकत के हाथ। तो उस बैरूनी ताकत का नाम लेना, हम तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का आइन सबवर्ट करना चाहता है तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं। तो निकाले ना, जुर्रत पैदा करे, जरा नाम लें उसका। मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों और रहनुमाओं के राब्तों में तेजी आ गई। पंजाब की वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान से, जबकि हुकूमती वज़रा ने तरीन ग्रुप से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने टेलीफोन पर तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान से मौजूदा सियासी सूरत हाल में मदद मांग ली। अलीम खान ने अपने दोस्तों से बात करने के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक अलीम खान ग्रुप की अक्सरियत ने परवेज इलाही को हुकूमती उम्मीदवार बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को PTI MPs में से किसी को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। मुत्तहिदा अपोजिशन के राब्तों पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा परवेज खटक और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तरीन ग्रुप के रुकन ओन चौधरी से हुकूमती फैसलों की हिमायत करने की दरख्वास्त की है। जराये के मुताबिक वफाकी वज़रा ने तरीन ग्रुप के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी तौर पर दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर शीना ग्रुप भी मुतहर्रिक हो गया है। शीना ग्रुप ने भी अपना इजलास जुमेरात को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक हम ख्याल शीना ग्रुप में 2 MNAs और 15 MPs शामिल हैं। आइन के आर्टिकल 63A में रुकनीत खत्म होने का जिक्र है, ना अहली का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने सवाल किया कि क्या एक शख्स को ताहयात नाअहल करने के लिए इन्हिराफ की बुनियाद काफी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में सदारती रेफरेंस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 63A में रुकनीत खत्म होने का लफ्ज है, ना अहली का नहीं।
جب نااہلی ہے ہی نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. کسی کو دوبارہ الیکشن لڑنے کا کہنا بھی معمولی سزا نہیں. ایماندار آدمی کے پارٹی پالیسی کے خلاف رائے دینے پر تلوار کیوں لٹکا رہے ہیں؟ آپ 3 دن سے سخت قانون بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. سزائے موت سے زیادہ سخت سزا کوئی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ قتل کرتے ہیں. لوگ انحراف کیوں کرتے ہیں؟ کون سی طاقتیں انحراف کرواتی ہیں؟ اٹارنی جنرل نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا، استعفے کے آپشن کے باوجود اگر کوئی رکن انحراف کرے تو تاحیات نااہلی ہوگی. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہم قانون ساز نہیں ہیں، ہم صرف قانون کی تشریح کر سکتے ہیں، ہم آئین کو نئے سرے سے نہیں لکھ سکتے. جسٹس منیب اختر نے مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان سے مکالمے میں سوالات بتاتے ہوئے کہا کہ آپ نے ان سوالات کا جواب دینا ہے. مزید سماعت کل صبح 11 بجے ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکبر ایس بابر کو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ دینے سے فوری روکنے کی پی ٹی آئی کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس محسن اختر کیانی نے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی. پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن سے لی گئی معلومات اکبر ایس بابر سے شیئر نہیں کر سکتے. عدالت نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی کے جواب خفیہ دستاویز ہیں؟ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایسی معلومات تک کسی کو رسائی دینے سے روکا گیا؟ الیکشن کمیشن کسی بھی ادارے کو بلا کر معلومات لے سکتا ہے. اکبر ایس بابر کو سن کر فیصلہ کریں گے. عدالت نے الیکشن کمیشن اور اکبر ایس بابر کو 1 اپریل تک جواب جمع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی.